ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ाया पढ़ाया था, ए के रामानुजन हमने क्या पढ़ाए थे, इसके हमने क्वेश्चंस भी देखे थे। ठीक है, हाँ, रामा मेहता भी हो गया था। इनसाइड द हवेली लिखा था। मेन प्रोटागोनिस्ट कौन थी इसकी, गीता। और सेटिंग कहाँ है इसकी, उदयपुर राजस्थान में। और इसके पति का नाम क्या था, अजय सिंह, जो किसका बेटा था, एक्स पीएम वहां पे जो भी थे उसका बेटा था। और उसके बाद इसकी थीम क्या रहेगी, अगर आपसे मैं बोलूं थीम इसकी क्या होगी, तो वो क्या होगी, ओ वो थीम थोड़ा ना होगी, वो तो इश्यू हो गया पर्दा। थीम क्या होगी, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। ठीक है, चलो इसके बाद जीबी देशानी की बात करते हैं। जीबी देशानी की बात करते हैं। इसका भी ये क्वेश्चन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन है, ऑल अबाउट एच हेटर। ये पीवाईक्यू है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और ध्यान रख लो, ये व्यक्ति कहां पैदा हुआ है, नैरोबी केन्या में। ठीक है, और इसके बाद ये पैदा उधर हुआ था, फिर आके लिखा इसने इंडिया के अंदर है। नेशनलिटी इसने किसकी लिया थी, इंडियन की ली थी, और बाद में यूएसए में शिफ्ट हो गया तो टपक गया होगा। चलो इसके बाद ऑल अबाउट हेवर, हाली, हाली भी पीवाईक्यू है, ये इसकी नॉवेल है। ठीक है, this novel is Ash Hatter is a half Indian, half European protagonist who embarks on a series of picturesque adventure written in a highly innovative, chaotic style. The book satirizes both Western and Indian culture. Hatter seeks wisdom from 7 different sages, each representing different philosophical tradition. Okay, चलो इसकी अपन थोड़ी सी समरी इसकी अपन देख लेते हैं। समरी ऑल अबाउट एच हेटर। इसकी ईयर भी ध्यान रखना, अपना देश आजाद हुआ था उससे 1 साल बाद ये क्या हुई थी, पब्लिश हुई। ठीक है, चलो हाँ, समरी रहने दो, इसकी कोई नहीं है जरूरी। सिर्फ नाम ध्यान रखना है, नाम और ईयर 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसके आए हैं। ठीक है, इसका पी पाल है, इसका नाम है पुरुषोत्तम लाल, पुरुषोत्तम लाल। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कपूरथला पंजाब। ठीक है, और इनमें हमें क्या ध्यान रखना, यस एक चीज और ध्यान रख लो, पीवाईक्यू आया है कि ये इन्होंने भी क्या ट्रांसलेट करी है, महाभारत ट्रांसलेट करी है। मैंने आपको बोला है कि अगर रामायण महाभारत से अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 90% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन वो ये आता है कि इनमें से किस ऑथर ने रामायण या फिर महाभारत ट्रांसलेट करी है कि नहीं करी। ठीक है, इसके बाद आनंद मूर्ति। आनंद मूर्ति की बात करें तो ये भी कहाँ के राइटर हैं, ये कन्नड़ के राइटर हैं। ठीक है, और संस्कारा पीवाईक्यू भाई, ये पीवाईक्यू है, इसकी ईयर 1946 पीवाईक्यू है। और इसकी समरी हमें करनी है। ठीक है, इसके बाद इसका भारतीय पुरा, ठीक है, या भारतीय पुर, ये भी ध्यान रख लो। ठीक है, इसकी समरी हमें देखनी है संस्कारा की। ठीक है, और इसके बाद इसने और कौन कौन से लिखे हैं, एक लिखा है भाव अवस्थे इकरत, ये ध्यान ज्यादा नहीं रखना है, इसको जनपित अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद इसको पद्म भूषण भी मिल चुका है, और मैन बुकर प्राइज, ये इंटरनेशनल प्राइज होता है, ये भी मिल चुका है।
चलो, इसकी समरी की बात करें तो ये कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया है, ये ध्यान रखना है आपको। 1965 में लिखा गया है, और ये वर्क जो फोकस करता है वो फोकस करता है कास्ट सिस्टम और ब्राह्मण्स के ऊपर। ठीक है, चलिए, गॉट इट। अब ये जो कहानी शुरू होती है वो कहानी शुरू होती है, एक स्मॉल विलेज है और उस विलेज का नाम है दुर्वासापुरा। ये संस्कार आती, हाँ इसकी इंपॉर्टेंट है भैया ना, इसकी तो करनी ही करनी है, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसकी समरी करनी है। संस्कारा की दुर्वासापुरा। देखो अपने पास क्या है कि समय थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर अपन अपने सिलेबस को भी अगर अच्छे से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, तो कम से कम 1 से 1.5 साल वो आराम से ही लेगा। और अगर आप पोइट्री का डिटेल में पढ़ते हो, है ना, और आप हर कहानी डिटेल में पढ़ते हो, तो कम से कम 2 साल भी आपके लिए क्या है इसमें, कम है ना। और अगर अपने पास 3 साल होती, 3 साल होती सिलेबस को खत्म करने के लिए, तो अपन क्या करते, हर पोयम को डिटेल में पढ़ते और फिर उस पर क्वेश्चन भी मैं आपको यही करवाता। लेकिन समय अपने पास इतना होता नहीं है, तो ये काम किसको करना होता है, आपको करना होता है। चलिए, तो गांव, हाँ, इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करा गया होगा, मैं एक बार चेक कर लूं, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ओरिजिनल कन्नड़ में लिखा है। पता नहीं बनी होगी, किसने लिखा है ये, आनंद मूर्ति है क्या? नोट करके लिख लो यार, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो अभी हम जिस ऑथर को पढ़ के आए उसी ने किया है, AK रामानुजन ने। और जो इसका इंग्लिश में जो उसने नाम लिखा है वो है संस्कारा, अ राइट फॉर अ डेड मैन। डेड मैन है, 1972 में किया था। हाँ, एक्टर कौन है? ग्रीस कर्नाड एक्टर है, मतलब काफी पुराने समय में इसको वो, ओके, तो 1970 में उन्होंने कन्नड़ वाला वर्जन ही उठाया होगा। हाँ हाँ, कन्नड़ का है। ठीक है, हाँ, चलो। तो ये स्टोरी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम क्या है, अ, दुर्वासापुरा नाम है। वहां पे एक ब्राह्मण आदमी है, उसका नाम है प्रनेसा आचार्य। केयर फॉर हिज क्रोनिकली इल वाइफ भागीरथी। भागीरथी। फिर इसके बाद है एक औरत, चंद्री। ये कैसी है, ये लो कास्ट है। ये कैसी है, लो कास्ट वुमेन रसेस टू इन्फॉर्म हिम दैट हर लवर नारप्पा हैज डाइन ऑफ सडन फीवर। यानी कि अ ब्राह्मण मैन नेम्ड प्रनेशा आचार्य केयर फॉर हिज इल वाइफ भागीरथी। Chandri, a lower caste woman, rushes to inform him that her lover Naranappa has died of sudden fever. Naranappa was a member of Brahmin caste but had been effectively cast out for drinking, eating meat, fishing in a temple pond, and most controversially, leaving his wife for Chadri, a woman of low caste. He was never formally excommunicated, leading to a great disagreement about how to handle his funeral rite. The Brahmin community turns to Pranashar, a deeply learned scholar who had visited the Vedas as Kasi, resolve the crisis. Despite consulting the numerous sacred texts, he cannot find an answer. By evening, desperate, he
crosses the river and prays at Hanuman temple for divine guidance. Meanwhile, the Brahmin fight among themselves over the gold from Narappa's estate, and the stench of the unworried corpse grow unbearable. Chandri offered to sell her jewels to pay for the funeral. Pranashari tell the to keep. देखो, एक तरफ है ये लोग, कौन कौन? प्रेरणाचार्य और भागीरथी। ये कौन है? ये ब्राह्मण। ये लोग कौन है? ये लोग ब्राह्मण है। एक औरत है जो उसका नाम क्या है? चंद्री। और इसका एक लवर है, उसका नाम क्या है? नारनप्पा। ठीक है। और ये भी कौन है? ब्राह्मण है। इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब इसकी डेथ हो जाती है तो अब इसका अंतिम संस्कार करना है। क्या करना है? संस्कार करना। तो जो वो संस्कारा लिखा है, वो उसका मतलब क्या है? संस्कार, यानी राइट ऑफ अ डेड मैन, यानी कि जब मनुष्य मर जाता है तो उसके बाद हमारे कौन कौन से रिचुअल्स होते हैं। अब इधर समस्या ये है कि ये ब्राह्मण तो था, पर लेकिन समस्या क्या थी कि इसको बाहर निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि ये दारू पीता था, मांस खाता था, हर चीज करता था, और ऊपर से जो इसकी लवर थी वो कौन थी? एक लो कास्ट वुमेन थी। तो अब संस्कार कैसे हो? समस्या ये थी। तो फिर ये क्या करती है? ये घूमती है। ये हर जगह क्या है? घूमती है। कहीं इधर घूमेगी, कहीं उधर करेगी, कोई संस्कार इसका नहीं करेगा। ठीक है। और फिर आखिर में इसकी हेल्प कौन करेगा? ये जो अपने जो लिखा ना है प्रेरणाचार्य। ठीक है। तो ऐसी इसकी क्या है कहानी है। ठीक है। हमारे भारतीय समय हम अपने भारत हम अपने की बात करें तो जो हम लोग हैं, हिंदू में सबसे ज्यादा संस्कार होते हैं। ठीक है। मुस्लिम्स में उतने कम होते हैं, क्रिश्चियंस में और भी कम होते हैं। ठीक है। और अपने हिंदू में तो हर चीज पे क्या बना दिए गए हैं? रिचुअल्स, कहानी सब बनाए। हमारे यहाँ पे तो जब हम खाना खाते हैं उस पे भी प्रेयर होती है ना। और हमको तो ये भी बताया गया कि जब भी हम खाना खाएं तो सबसे पहले हमें ऐसे करके भोग लगा के वहीं पे बगल में रख, है ना। ये संस्कार में, हालांकि अभी लोग भूलते जा रहे हैं। ठीक है। और जब हमारी डेथ हो जाती है तो हम सर पे डंडा भी फोड़ते हैं, मतलब डंडा इसे सर पे मारते हैं मरने के बाद। पता है आप लोगों को? पता है? पता है क्यों मारते हैं? नहीं, हम मतलब ऐसा हो सकता, मतलब ये भी रीजन हो सकता है, पर एक रीजन ये भी है कि ये लोग ऐसा मानते हैं कि उनके सर में मार देते हैं तो जो इस जन्म की जो याद है वो इसको अगले जन्म में ना सताए। और ऐसी भी संस्कार माने जाते हैं कि जो मनुष्य मरता हुआ इंसान है उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। इसके बाद जब उसकी अपन आंखें बंद कर देते हैं, है ना, आंखें या तो अपन वो, और अपन ने उसमें पढ़ा था ऑबिचुअरी में कि सिक्के रख दिए गए थे, है ना। और कभी कभी तो रुई भी भर देते हैं, देख। हाँ, नोज में भरते हैं और कानों में भी भरते हैं। ठीक है। इसके बाद वो जो पैर होते हैं उनको बांध देते हैं, और मतलब बहुत सारे संस्कार हैं। हम लोग तो सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि बस मर गया, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे संस्कार हैं, हर क्रियाकलाप, हर विधि है ना। और कभी भी आपने देखा होगा कि जो हम जलाने ले जाते हैं वहां पे वुमेन अलाउ ही नहीं है। रीजन क्या है? क्या बात कर रही हो? नहीं तो वहां पे नहीं, तो वो तो आप घाट पे जला रहे हो ना। हम्म। हम्म। जे जाते हैं, ओके। मतलब हाँ, मतलब मैंने जितने भी देखे हैं ना उनमें औरतें किसी में नहीं जाती, है ना। और देखो, और मेरा तो पता, एक चीज और बताओ, तो लोगों ने घाट वाट क्यों बना दिए? जब घाट को मतलब थोड़ा ना है यार। घाट में क्या करते हो आप? जला दिए, जो कूड़ा हुआ उसको नदी में फेंक दिए। और अब तो वो इलेक्ट्रिसिटी वाला भी आ गया है। मतलब तो कहाँ अपने संस्कार बच रहे हैं? जबकि जैसे मेरी जो दादी खत्म हुई थी ना, तो जो हमारा खेत था वो उसी में दफनाए गए थे, कि मतलब वो जो हमारी चीज, हमारी जगह है ना, उसी में उनकी वो रहे, कब्र रहे। पहले ऐसे ही होता था। जगह नहीं है। हम्म। नहीं नहीं, जलाया था, जिस जगह जलाया था ना उस जगह फिर थान बना दिया था। थान समझते हो ना? सीमेंट का बना देते हैं। कोविड में भी हो जाता, हाँ।
और क्या बोलते हैं, जैसे उसकी बात करें मुमताज की, डू यू नो मुमताज, है ना, तो जब वो मरी थी, वो मरी थी असीरगढ़ में। असीरगढ़ बुरहानपुर जो जगह है, वहां पे असीरगढ़ का किला है। तो वहां पे हिंदू राजा थे, और हिंदू राजा वो जो थे वो शाहजहां के दोस्त थे, मित्र थे। तो वो वहीं पे थी, और अपने 14वें बच्चे को पैदा करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना, क्योंकि शाहजहां ने उसके पिता से वादा किया था कि मैं आपकी बेटी को खाली पेट नहीं रहने दूंगा। तो 14वें बच्चे के दौरान या 18वें बच्चे के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। और फिर क्या हुआ था, जैसे वो मर गई, फिर उसके 1 साल बाद इसने ताजमहल बनवाया था, और फिर उसको, उसकी कब्र को वहां से उठा के किधर शिफ्ट कर दिया था, ताजमहल में कर दिया था। क्वेश्चन उठता है कि ताजमहल मरने के बाद ही क्यों बनाया गया? क्योंकि इसीलिए बनाया गया मरने के बाद, ताकि वो कुछ कमियां निकाल सके। यार ये ज्यादा व्हाइट हो रहा है, इसको हटाओ, इसको नहीं, अरे यार ये टेढ़ा बन रहा है, इसको हटा, नहीं थोड़ा पिंक पिंकिश डाल दो, है ना, ताकि कोई इसको डिस्टर्ब ना कर सके। इसीलिए हाँ, चले, हाँ ये बात है। ये तुम देखना, लड़कियां हर चीज पे ध्यान देती हैं, टेढ़ा हो, गोल हो, सर्कल हो, उनको देखने में भी अच्छे, मजा नहीं आ रहा। ये है, ये है। लड़के अगर जैसे मैं कपड़े लेने जाता हूँ ना, मैं कपड़े लेने जा रहा हूँ, अगर मेरे को पसंद आ गई एक नजर में ही, तो मैं ले लेता हूँ। लेकिन अब क्या कि शरीर अपना हो चुका है, हाइट छोटी है, मोटा भी हो चुका हूँ, तो जो मेरे पे फिट आ जाती है वो पैक कर दो। और हम लड़के लोग शॉपिंग कितनी देर में कर लेंगे, खूब से खूब 10 मिनट तो बहुत हो गया, बहुत हो गया 10 मिनट। सामने वाला भैया हीरो, क्या बात कर रहा है। और लड़के खुद को नहीं देखते, भाई कैसी लग रही, अच्छी लग रही, ठीक है पैक कर दे। साथ में जो जाएगा उसने बोल दी अच्छी लग रही तो पैक कर दे। लेकिन वहीं पे लड़कियां, भाई मेरी मम्मी ने साड़ी मंगाई थी, क्या क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, नहीं अब जैसे मम्मी ने कहा कि साड़ी लेके आना, अरे सुनो ना, आओ बे। मम्मी ने कहा था कि साड़ी लेके आओ, अरे मम्मी ने कहा था साड़ी लेके आओ, तो साड़ी अब मैं कैसे लेके आऊँ यार, मेरे को क्या पता। तो मेरी मित्र थी, तो मैं उनको ले गया, 2 लोग थे, शिवानी दिव्या करके, मैंने कहा चलो लेते हैं, ठीक है। उन्होंने कम से कम 50 साड़ियां निकलवाई यार। मैं, वो मुझसे पूछते कैसी है, मैंने कहा हाँ अच्छी है, ले लो। मतलब यार मुझे तो सारी साड़ी अच्छी लग रही है। मैं 50-60 साड़ियां तो उसने निकलवाई, 2-2.5 घंटे में एक साड़ी खरीदी। इसीलिए लड़कियों के साथ शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, इसी लड़कियों को अकेले भेजना चाहिए, करके आओ। चलो ठीक है, तो ये एक संस्कारा कुछ ऐसी कहानी है कि जब इंसान मर जाता है, और अगर वो समाज से बेदखल है, तो फिर हम उसको कैसे करेंगे यार, समस्या है। और ये चीज कफन जो आपने पढ़ा होगा, है ना, वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज पे फोकस करती है। मतलब वो तो वहां पे इंसानों की मेंटलिटी बताती है। ठीक है, चलो इसके बाद क्या, ओके, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा, मतलब वो उसका प्रोटागोनिस्ट होगा ना। मतलब अगर कहानी को अपन और डिटेल में सोचे, तो एक ऐसा ब्राह्मण जो समाज के अपोजिट जाके साथ उसका रिचुअल कराए, तो मतलब वो कहीं ना कहीं अच्छा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा ही होगा। इसके बाद कमला दास की बात करें तो लगा लो उस पर सुपरस्टार, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आए ना आए वो एक अलग बात है, पर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन, क्यों? हम्म, देख रहे हो आप, सलमान खान को भी समझाओ। प्यार में अंधा तो नहीं होता यार, प्यार में अंधा तो कोई नहीं होता। मतलब छोटी एज में अगर आप कर रहे हो ना, तो अपन कह सकते हैं कि प्यार में अंधी होगी। पर तुम्हें तो खबर तुमने सुनी होगी कि सास को ले भागा दामाद। ठीक, चलो इनका नाम था कमला सुरैया, इनका स्यूडोनेम था, पेन नेम था माधवी कुत्ती। ये PYQ है, ये PYQ है, इसका पेन नेम माधवी कुत्ती, है ना। और जब इनकी शादी हो गई, उसके बाद इनका नाम क्या पड़ा, कमला दास। और ये कहाँ की ऑथर है, मलयालम की, इस पे भी स्टार लगा लो बाकायदा। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने फीमेल सेक्सुअलिटी, डिजायर और आइडेंटिटी पे वर्क करा है। एक चीज मैं और बता दूंगा आपको, आप बुरा मत मानना,
ये उस समय की मतलब मांग डिमांड होगी इसलिए रहा होगा। अगर आप फीमेल के वर्ग पढ़ोगे तो उनमें आपको बस एक ही थीम देखने को मिलेगी, कौन सी? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करो हम फीमेल है, सेक्सुअलिटी, फेमिनिज्म, है ना, ये मिलेगी बस। ठीक है, चलो इसके बाद ये पैदा हुई थी थ्रिसुर केरला में। इन्होंने इंग्लिश और मलयालम दोनों में लिखा है। ठीक है, इसके बाद कमला दास, इनकी मम्मी का नाम था नालापट बालमानी अम्मा, was a noted poet, and her father B.M. Nair was respected editor and managing director. Growing up in a such environment nurtured her love for literature for early age. यानी कि कुल मिला के अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। और इनके मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो इनके पोइट्री में बात करो तो समर इन कैलकाटा पीवाईक्यू है, इसकी ईयर पीवाईक्यू है ना। अब चालू हो जाओ पीवाईक्यू लिखना, डेसिडेंस पीवाईक्यू लगा लो। ठीक है, प्ले हाउस एंड अदर पोएम पीवाईक्यू है। इसके बाद प्रोज की मैं बात करूं तो माई स्टोरी पीवाईक्यू है, 1976 में पीवाईक्यू है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, ये भी क्या है, पीवाईक्यू। ठीक है, इन्होंने ये ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी थी, तो वो लिखी थी इन्होंने मलयालम में, ये भी पीवाईक्यू है। और इसके बाद इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया, ये भी क्या है, पीवाईक्यू है, इन्होंने खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था। ठीक है, चलो इसके बाद इनकी थीम क्या देखने को मिलेगी, मैंने पहले ही कहा आपसे कि वुमेन लिख रही है तो आप कुछ थीमें दिमाग में डाल के चलो, है ना। फीमेल सेक्सुअलिटी के बारे में बात कर रही है। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड रिविलियन के बारे में बात कर रही है। ठीक है, और कन्फेशनल टोन भी है, ये भी पीवाईक्यू है। ये इसलिए पीवाईक्यू है क्योंकि ये जिस ग्रुप से बिलोंग करती थी उस ग्रुप का नाम क्या था, कन्फेशनल पोइट्री। ये इस ग्रुप की मेंबर थी और ये पीवाईक्यू है। और इस ग्रुप में ये इकलौती इंडियन राइटर थी, ये भी पीवाई। ठीक है, और इसी के साथ साथ इनके इस ग्रुप में और कौन कौन था, स्लेविया प्लेथ, पगली औरत, नाम तो देखा ही होगा आपने। स्लेविया प्लेथ, अगर किसी को जो स्लेविया प्लेथ पे पीएचडी कर रहा है मतलब डिप्रेशन का शिकार उसको होना है। बहुत डिप्रेस्ड औरत थी, बहुत डिप्रेस्ड औरत थी, अगर आपके वक्त पढ़ोगे बहुत डिप्रेस्ड थी ये, एन ए सेक्सटन। और बाद में इन्होंने मरने की बहुत कोशिश की थी स्लेविया प्लेथ ने, और आखिरी में जाके फिर ये मर गई थी। मतलब 2-3 अटेम्प्ट लगे थे इसको मरने में, पर आखिरी वाला सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, इसके बाद अवार्ड की मैं बात करूं तो इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है, केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। और ये नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेटेड हुई थी पर इनको प्राइज नहीं मिला था, सिर्फ नॉमिनेटेड हुई थी, है ना। नॉमिनेटेड होना भी बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद लेटर लाइफ, इन 1999 कमला दास कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड एडॉप्टेड द नेम ऑफ कमला सुरैया। यानी कि क्यों, फिर इनकी 2 शादी हुई क्या, अरे शादी करी नहीं थी। हाँ, क्यों, कुछ बिगड़ गई होगी बात। वो पहले इसकी घर का नाम इसका माधवा कुट्टी था, उसको जब इनकी शादी हुई इंडियन से ही हुई होगी, तब इनका नाम कमला दास था। कमला माधव दास नाम है, और इसलिए माधव माधवी कुत्ती नाम रखा, मतलब पेन नेम। कुट्टी बोलेंगे उसको, कुत्ती नहीं बोलेंगे, कुट्टी बोल, कुट्टी ये वो। ठीक है, तो माधव दास पति थे तो इसलिए इनका नाम कमला दास पड़ा। और बाद में जैसा कि इन्होंने कहा, स्वाति ने कहा कि ये बाद में एक पॉलिटिशियन से प्यार करने लगी थी, तो ये किसमें कन्वर्ट होना चाहती थी, इस्लाम में हो गई थी पर शादी नहीं की थी। ठीक है, चलो इसके बाद मैंने अब क्या कहा, ये किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं, कन्फेशनल पोइट्री ग्रुप से बिलोंग करती हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम का पीवाईक्यू है ना, कि इनमें से कौन कौन से मेंबर कन्फेशनल ग्रुप के पार्ट है या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट लॉवेल की, तो ये भाई साहब इसका मेंबर है। इसका वर्क फेमस वर्क है लाइफ स्टडीज, है ना, आपको लिखना हो याद तो रख लो, है ना। स्लेबिया प्लेथ, ये तो आप डिटेल में पढ़ते हो अमेरिकन लिटरेचर में, अमेरिकन लिटरेचर की बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है स्लेबिया प्लेथ। ठीक है, तो अगर आपको अभी फिलहाल देख लो तो एरियल लिखा है इन्होंने, ये भी पीवाईक्यू है। ठीक है, 2-3 बार आ चुका है। द बेल जार लिखा है, ये भी पीवाईक्यू है। डैडी लिखा है, लेडी लजारस लजारस लिखा है, बहुत सारे वर्क लिखे हैं, सारे पीवाईक्यू हैं। इसके बाद में एन सेक्सटन की मैं बात करूं तो इन्होंने टू बेडलेम एंड पार्ट वे बैक एंड लिव और डाई, लाइव और डाई, बस ये 2 लिखे हैं। इसके बाद
जॉहन बेरीमैन, WN स्नोडग्रास और एलेंस ग्रिक, इस पे स्टार लगा लेना इस व्यक्ति पे, क्योंकि ये व्यक्ति कन्फेशनल में भी है थोड़ा बहुत, और ये मेन किस ग्रुप में रहेगा, बीट जनरेशन में, ये PYQ लगा लेना। यानी कि आप समझ रहे हो, जो मतलब ये 5 लोग तो मेन मेंबर थे ही कन्फेशनल पोइट्री के। 6 एक और लिख लो, कौन, जिसको पढ़ रहे हो वो तो भूल ही गए तुम, कमला दास। कन्फेशनल पोइट्री होती क्या है वो सुनो। कन्फेशनल पोइट्री का मतलब होता है जब आप वर्क लिखते हो तो आप उसमें कन्फेस करते हो कि आपने जो कुछ क्राइम ब्राइम भी किए हो, आपने कुछ गलत चीजें भी करी हो, तो वो भी आप क्या करते हो, कन्फेस कर देते हो। अब क्वेश्चन मेरा ये उठता है, क्या आपने जितने जो बहुत बुरा पाप किया है, क्या आप उसको कन्फेस करोगे? शायद ना, क्योंकि समाज का डर तो रहता ही रहता है। ठीक है, इसके बाद एलिस एलिस गिन्सबर्ग पे मैं थोड़ा सा आता हूं। तो हालांकि इन्होंने इसमें तो लिखा ही होगा, कन्फेशनल पोइट्री में अपना कन्फेशन किया ही होगा, लेकिन ये मेन जिस ग्रुप का मेंबर माना जाएगा वो किसका माना जाएगा, बीट जनरेशन का। बीट जनरेशन मतलब ये लोग लिखते थे जानवरों के ऊपर, जानवरों के ऊपर। और स्लेविया प्लाथ के हस्बैंड का नाम था टेड ह्यूज। क्या नाम था इसका, टेड ह्यूज। इसके हस्बैंड का नाम था स्लेविया प्लेथ का हस्बैंड था ये। और टेड ह्यूज भी किस ग्रुप से लिंक था, क्या, नहीं नहीं नहीं, है ना, तो टेड ह्यूज भी किस ग्रुप का मेंबर था, बीट जनरेशन का। समझ गए बात को। और एलिस गिन्सबर्ग की सबसे फेमस पोयम है हाउल, है ना, हाउल भी PYQ है। बहुत सारे PYQ आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद चलिए अब इनके वर्क्स की बात कर लेते हैं। समर इन कलकत्ता PYQ, द डेस्टेंट PYQ, द ओल्ड प्लेयर्स PYQ। ठीक है, ये है ना। और इसके बाद ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, इस पे स्टार लगा लो। माई स्टोरी PYQ, ऑटोबायोग्राफी PYQ, पता नहीं इधर लिखा है कहीं लिखा, चलो तुम मैं लिख ही लो, और लिख ही लो। ये लिख लो कि इसका जो ओरिजिनल वर्जन था उस वो किस में लिखी गई थी, मलयालम में। ठीक है, और इसका शायद एन कथा नाम था यार इसका, एन कथा नाम था ना, हाँ, माई स्टोरी बाई कमला दास, मलयालम नेम। ठीक है, क्योंकि ये भी PYQ है यार इसीलिए। ठीक है, तो जो इसका ओरिजिनल नाम था, है ना, वो था एंटे कथा। क्या नाम था इसका, एंटे कथा, ये इसका ओरिजिनल नाम है। और ये भी PYQ है, और बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था, तो फिर इसका क्या था नाम, माई। ठीक है, और एक चीज और देख लो, हर कंट्रोवर्शियल ऑटोबायोग्राफी क्यों, विच क्रिएटेड अ सेंसेशन फॉर इस कैंडिड डिस्कशन ऑफ हर पर्सनल लाइफ, मैरिज एंड एक्स्ट्रा मार्शियल अफेयर, यानी कि इसके अफेयर भी थे। इसके बाद अल्फाबेट ऑफ लस्ट, अ नॉवेल दैट फोकस ऑन लव लस्ट एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, है ना, ये वर्क भी लिखा है इसमें। इसके बाद अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट। ठीक है, यानी कि इसमें इन्होंने जो इंडिया के अंदर जो बच्चियों को प्रोस्टिट्यूट बनाया था, ये उस पर बात करी थी। इसके बाद अन्नामलाई पोयम, अन्नामलाई पोयम स्टार लगा लो, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे उन्होंने किसके बारे में बात करी है, अन्नामलाई हिल्स होंगी, तो वहां पे वो घूमने गई होंगी, तो फिर उन्होंने उसके बारे में लिखा है। इन वर्क की समरी नहीं करनी होती है अपन को। ठीक है, इसके बाद पद्मावती द हेरलॉट, है ना, इस पे स्टार लगा लो, पद्मावती या हेरलॉट लिखा है। और फिर जब बाद में आपको पता है इनको मुस्लिम से प्यार हुआ होगा, तो कौन सी लिख दी फिर उन्होंने, या अल्लाह। ठीक है, है? हाँ हाँ, तो वही मैं पहले ही बोला। चलो, इसके बाद पेन नेम में आपको बता चुका हूँ, माधवी कुट्टी है। और ये मैं एंटे कथा भी बता चुका हूँ, PYQ है। मलयालम में लिखी गई थी, ये PYQ है। माई स्टोरी इसका इंग्लिश वर्जन है, ये PYQ है। इसके बाद और अपन उसमें क्या ध्यान रख सकते हैं, बस लुकिंग ग्लास भी है क्या, लुकिंग ग्लास, ओके।
लुकिंग ग्लास। ठीक है, ये भी क्या है आपका PYQ। हम्म। और कौन सी? हॉट मून, हॉट नून इन माला ओके, ये पोयम है, ठीक है। डांस ऑफ ल्यूनिक्स, ओके। किन्नर, ये इसके वो आई होगी, ठीक है। ठीक है, इसका कोड क्या है? आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2 एंड ड्रीम इन 1। चलो इसके बाद, हाँ ठीक है। अब ऐसे देखो, अब ये सुंदर तो है यार, मैं बुढ़ापे में अगर इतनी सुंदर तो जवानी में तो फिर मतलब रही होगी यार, है ना। अब देखो, अब से जैसे ये वीडियोस है ना, 10-10 11-11 मिनट की हैं, ऊपर की 2 या 3 वीडियो देख लो, आपका काम खत्म हो गया। पहली जो वीडियो होगी उसमें आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे, और बाकी जो 2 वीडियो होंगी उसमें उतना भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं और better still be Malvikuti. These lines are from. So in lines में ठीक है, कन्नड़ा से अब जैसे ये क्वेश्चन है, बी कमला और बेटर स्टिल, ये लाइन है, किस वक्त से है वो देख लो, और उसके अलावा ये भी देख लो कि इन्होंने ये वर्क और लिखे हुए हैं। से लुकिंग ग्लास आपने बोला था, वो ये रहा, डांस फॉर इनफ ये रहा, और ये 2 वर्क और है, ये भी लिख लो, ठीक है। इसके बाद कितने सभी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which literary award did Kannadas receive in 1985 ठीक है, for अभी अपन ने इसके अवार्ड देखे थे, क्या इसको जनपद अवार्ड मिला था? नहीं, इसको नहीं मिला। जनपद अवार्ड इससे पहले वाले को मिला था, इसको नहीं मिला। इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, केरला वाला मिला है, और पद्म भूषण ये भी मिला है, ठीक है, ये अपन देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। Indian literature. Kannadas initially written हाँ, तो इनिशियली इसने किस लैंग्वेज में लिखा था, मुझे बता दो फटाफट। कौन सा होगा? मलयालम होगा, क्यों? क्योंकि वो किसकी ऑथर थी? वो मलयालम की थी, ठीक है। इसके बाद कमला दास की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, फटाफट बताओ मेरे को। माई स्टोरी डन, हो गया क्लियर। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो। हाँ, ये देखो अगला क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकरिंग थीम। मैंने क्या कहा कि वुमेन में कौन सी थीम नहीं यूज करती, मैंने आपको क्या बोला, अगर वुमेन लिख रही है तो ऑब्वियसली बात है वो सेक्सुअलिटी पे लिखेगी लिखेगी, फीमेल वाली फेमिनिज्म लिखेगी लिखेगी, प्यार मोहब्बत लिखेगी लिखेगी, मैथोलॉजी पे नहीं लिखा। समझ आए क्वेश्चन? अब 7 क्वेश्चन हो गए, जो पहला क्वेश्चन था वो अपन ने नहीं करा था, बाकी 6 अपने आराम से बन गए, ठीक है। अगला देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमला एक्सप्रेशन, व्हाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक फ्रेंड विजिटिंग। अब ये लाइन है ना,
अब ये क्या है, लाइन है, तो इसको तो देखो, आपको देखो लाइन को तो आपको यही करना पड़ेगा। लाइन अगर आप वैसे पढ़ने जाओ तो आप कर ही नहीं पाओगे, तो जो एमसीक्यू में आपको लाइन मिल जाए वो लाइन कर लो, ठीक है। तो ये लाइन किस भाग में दी है वो आप देख लेना, है ना। इसके बाद व्हाट वाज द पेन नेम यूज्ड बाय कमला दास, क्या नाम है उनका, माधवी कुत्ती नाम है, ठीक है। इसका देखो रानी लक्ष्मीबाई तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, रानी लक्ष्मीबाई तो कहीं से कहीं हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद हाँ हाँ अभी देख, क्या, हाँ नन ऑफ दिस से याद आया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आंसर दे दो मेरे को फटाफट, मेरे को इसका नाम क्या है, हाँ चल आंसर दे दो मेरे को फटाफट, आंसर सिंपल है। फर्स्ट, शर्म तो आती नहीं है, शर्म नहीं आती है ना। हाँ वही, पता है यही तो चीज है, पढ़ाने के बाद भी आप लोग क्या करते हो, मेरी नाक कटा देते हो। क्या लिखा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्शन, आपको पता होना चाहिए। समर इन कलकत्ता लिखा है, द डेस्टेंट लिखा है, ओल्ड प्ले हाउस लिखा है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड कहाँ लिखा है, यही तो बात है ना। अच्छा सही बात है कि नहीं, बोलो बन गया कि नहीं बन गया। अगला क्वेश्चन देख लो, तो अगर इसने गोल्डन थ्रेशोल्ड नहीं लगा तो फिर किसने लिखा, सरोजनी नायडू ने, पता है, याद था, सरोजनी नायडू। तो चलो ये भी बन गया। इसके बाद व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ कमला फादर, पापा क्या थे इसके, एडिटर थे। अब ये जो क्वेश्चन है ये नेट में आने के लायक नहीं पर एमपीपीएससी में आने के लायक है, ठीक है। चलो इसके बाद और क्वेश्चन देख लो भाई, इसमें 4 मिनट में 15 एमसीक्यू कर दी, 13 मिनट में तो 50 एमसीक्यू कर देगा ये, और 50 में से अपने 90% एमसीक्यू बन जाएंगे, तो 10% नहीं बनेंगे, बस उसके लिए मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। कमलदास वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड किस वर्क के लिए मिला था, वो देख लो, ठीक है। कलेक्टेड पोएम इसने लिखा नहीं है, समर कलकत्ता और डेस्टिनेशन इसने लिखा है, ठीक है। इसके बाद विच पोएट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कन्फेशनल, मैं बता चुका हूं इनकी जो पोएट्री थी वो कैसी थी, किस टोन की थी, कन्फेशनल पोएट्री मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, जो अपने अभी लाइन बताई, है ना, किसने लिखा है, कमला दास, कमला नेहरू, कमला देवी, कमला रॉय, ये नहीं बताई तो क्या बताई थी, अच्छा ओके ओके। नहीं तो जो पहला ही क्वेश्चन था इसका था क्या, ओनली द सोल नो, अरे सॉरी ये तो बताया है ना, ये वर्क ही लिखा है शायद, वर्क ही लिखा है, देखो देखो वहां पर वर्क लिखा होगा, देखो देखो लिखा होगा, लिखा है, हाँ हाँ, वही मेरे को ध्यान में रखे कि तो मैंने अभी कराया है, तो किसने लिखा है, कमला दास ने लिखा है, ठीक है। इसके बाद द अल्फाबेट ऑफ लस्ट, अब भी देखो वहां पे लिखा है कमला दास, हाँ नहीं पेन नेम नहीं, किसने लिखा है, हु रॉट, इसके बाद व्हाट वाज द टाइटल ऑफ कमला फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश पोएट्री, कौन सी लिखी थी इसने, समर इन कलकत्ता आई थिंक, हैं समर इन कलकत्ता है, क्या है, सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन समर इन ई, कलकत्ता है ना, क्योंकि अपने समर इन कलकत्ता लिखा हुआ है उसमें, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन टेक्निक टेक्निक, कौन सी टेक्निक है जो इनके द्वारा यूज नहीं करी गई है, ये देखना पड़ेगा। आई थिंक एलिट्रेशन हो सकता है, यूज ऑप्शन राइम राइम नहीं लिखा इन्होंने, ठीक है। इसके बाद मदर एट 66 एक्सप्लोर पोएट रिलेशनशिप विथ हर मदर, क्या लिखा है, माई मदर एट 66 एक्सप्लोर पोएट रिलेशनशिप विथ हर डॉटर, ठीक है ना। मतलब ये क्वेश्चन आप देख लेना। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ कमला दास फर्स्ट मलयालम पोएट्री कलेक्शन, कौन सा था, एंटी कथा मलयालम को देखना है ना एक बार, की कलेक्शन का टाइटल था ऑप्शन सी अकम्मा अक्कम चेरी चरुपत्तली, लिखा है क्या इसमें, बायोग्राफी बोल लिखा ना, अकम्मा चरुपत्तली। इसके बाद सेकंड कलेक्शन पूछ लिया कौन सा था, द डिस्डेंट था शायद, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाई कमला दास, अब देख लो मेरे को, अब देखो, अब चीज ध्यान रखना, अब एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन हम
एलिमिनेशन से करते हैं। क्या पूछ रहा है कि कौन सी पोएम कमला दास ने नहीं लिखी? हमने अभी देखा लुकिंग ग्लास उसने लिखी है, हमने देखा डांस ऑफ इनक लिखी है, कृष्णा नहीं पता हमें कि लिखी कि नहीं लिखी। लेकिन आपको ये तो पता है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन किसने लिखी है? आंचल, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन किसने लिखी है? आंचल, रवि, ग्रीस कर्नाड, हाँ महेश दत्तानी ने। तुम किसने लिखी है? किसने लिखी है? किसने लिखी है? निजी मिस्किल। हद दर है। फॉलोइंग पॉइंट हाँ इम्प्रेस इस्लाम कौन थी ये? कौन इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था? कमला दास, ठीक है। और ये लाइन है ना, लाइन आपको देखनी पड़ेगी ना, लाइन के लिए ये इनकी मम्मी कौन थी? एक पोएटेस थी, ठीक है, पोएट्री का काम करती थी वो। इसके बाद क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ कमला दास फर्स्ट मलयालम? ठीक है, चलो ठीक है। तो एक बार 2-3 वीडियो देख लेना, क्वेश्चन इसमें 50-60-50-40 क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। आपके वजह से 40 क्वेश्चन है, तो 40 में से अपने खूब से खूब 5 या 6 क्वेश्चन अपन से नहीं बनेंगे, बाकी सारे बन जाएंगे। तो 5-6 क्वेश्चन के लिए हमें ये मेहनत करनी है। ओके, ये भी लाइन है, ओके हाँ। पीवाईक्यू, ठीक है ना। तो ये आपने पीवाईक्यू लगाई है, वहां से मिले हैं? अच्छा यही देखे, देख के आए हो आप लोग, बहुत बढ़िया, गुड। चलो इसके बाद मतलब जैसे जो है, जैसे आप ये जो लाइन बोल रहे हो ना, तो वो अपने यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं है क्योंकि शायद वो पीवाईक्यू में नहीं आए हो। मतलब ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू पीवाईक्यू दोनों डिफरेंट होते हैं। एमसीक्यू वो होते हैं जो कोई भी अपने हिसाब से एमसीक्यू बना दे, लेकिन पीवाईक्यू वो होते हैं जो एग्जाम में आए, ठीक है। इसके बाद और ये ठीक है, इसके बाद ग्रीस कर्नाट, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। ग्रीस कर्नाट इज वेरी 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 इंपोर्टेंट। इसके बाद चलिए देखिए, ग्रीस कर्नाड की बात करें मैं, तो 1938 में पैदा हुए, 2019 में मर गए, ठीक है, बहुत बूढ़े थे। और आपने एक मूवी देखी होगी, अगर आप उनको नहीं जानते हो तो आपने एक मूवी देखी होगी, एक था टाइगर, और टाइगर सीरीज की या स्पाई यूनिवर्स की, स्पाई यूनिवर्स में बहुत सारी मूवी आ चुकी हैं, वॉर, पठान, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, टाइगर 3, है ना, बहुत सारी। सबसे अच्छी मूवी कोई थी वो एक था टाइगर ही थी। और ये इसकी स्टार्ट पहली मूवी थी स्पाई यूनिवर्स की ये एक्चुअली। और इसमें सलमान खान बहुत हैंडसम लगता है, इसमें बहुत अच्छे एक्शन किए उसने, है ना। और इसमें दाल, माँ की दाल पसंद थी, ठीक है। और इसमें जो इसका वो होता है, चीफ होता है, हेड होता है, तो जो हीरो हेड होता है ना, वो ही कौन था? ग्रीस कर्नाड। और जिनकी अभी क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी, 2019 में इनकी हो गई थी, ठीक है। चलिए इसके बाद अब देख लीजिए इनके वर्क, ये आती पीवाईक्यू, तुगलक, पीवाईक्यू किसके बारे में लिखी है? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और मैंने कल आपको एक ऑथर और पढ़ाया था जिसने भी क्या लिखी थी? तुगलक लिखी थी। लेकिन मैंने क्या बोला था कि इस ऑथर के तुगलक क्वेश्चन कम पूछते हैं, इसका ज्यादा मानते हैं ग्रीस कर्नाड का, ठीक है। इसके बाद हयावदना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर साल आता, हर साल आता है। मतलब आप ये मैं कह रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ना आया तो एक अलग बात हो गई, पर क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो तुम्हारी किस्मत के ऊपर है कि आया कि नहीं आया। इसके बाद नागमंडला, पीवाईक्यू, इनकी समरी करनी है मुझे चारों पांचों की, ठीक है। हाँ? ये एमए में भी है। फायर एंड रेन, पीवाईक्यू, तालेडंडा, पीवाईक्यू, ड्रीम ऑफ टीपू सुल्तान, स्टार लगा लो, ओड़ा कालू बिम्बा, अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेज, बाली द सैक्रिफाइस, पीवाईक्यू है, वर्ल्ड भी इस पे स्टार लगा लो।
चलिए इसके बाद देख लीजिए ययाति की बात करते हैं, ठीक है। ययाति प्ले लिखा है वो 1961 में लिखा है। इसकी जो स्टोरी है वो कहां से उठाई गई है? महाभारत से उठाई गई है। महाभारत आप सबको पता है क्या है? हमारे दो ही तो वो हैं ग्रंथ, है ना, दो ही तो एपिक हैं, महाभारत और रामायण, ठीक है। चलिए ये कहानी घूमती है, एक राजा है उसका नाम क्या है? आयाति, ठीक है। इसको सेक्स करने का बड़ा शौक होता है, बहुत ज्यादा ही सेक्स होता है, मतलब सेक्स नहीं होता, मतलब शौक होता है इसको, ठीक है ना। ये वो नहीं देखता, ये वो नहीं है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं, ये भेदभाव नहीं करता ये आदमी, है ना। छोटी बड़ी बूढ़ी जवान जो मिले लपेट दो, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते ये क्या करता है, ऐसे ही करते करते अब राजा है, कौन मरे? राजा, वैसे राजा की जिंदगी बढ़िया होती थी यार, जो पसंद आए चला जाओ, क्या जिंदगी थी यार, मतलब। हाँ? मैं भी राजा होऊंगा पहले, इसलिए सजा मिल रही है। इसके बाद तो इसी इसी चीज में ये क्या करता है, एक दिन इसको किसी साधु होता है, साधु की पत्नी पसंद आ जाती है, तो साधु की पत्नी को लपेट देता है, ठीक है, ठीक है, उसको लपेट देता है। और जब इसको ये, इस साधु को जब ये चीज पता चलती है तो वो क्रोधित हो जाता है और गुस्से में इसको क्या देता है, श्राप दे देता है कि अब तू छक्का हो जाएगा, जिंदगी सेक्स पे अब तू क्या हो जाए, छक्का हो जाए, ठीक है। और मैं मतलब ऐसा कह रहा हूं, देखो वुमेन्स जो होती है ना, ऐसा स्टडी कहती है, उनके दिमाग में मर्दों से ज्यादा सेक्स रहता है, ये, हाँ बात स्टडी है, लेकिन वो शो करती ही नहीं है। मर्द हमेशा शो कर देता है, और मर्द तड़पता है, वो तड़पती नहीं है, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, मर्द मर मरे मर जाए उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये भी है। और हाँ, और क्या था कि हाँ, तो according to कर्स, ययाति ऑब्सेस्ड विद वर्ल्डली प्लेजर मस्ट आइदर एक्सेप्ट हिज न्यू स्टेट और ट्रांसफर द कर्स टू समवन एल्स। लेकिन फिर बाद में क्या करता है, माफी, तुम स्टोरी देखो, स्टोरी देखो क्या होगा, इंद्रदेव की हमेशा कुटाई होगी, जो भी राक्षस हमेशा, जो एक एक राक्षस आएंगे, तपस्या करेंगे, वरदान मिल जाएगा, ठीक है, ब्रह्मा से लेंगे या महेश से लेंगे वरदान, ठीक है। और सबसे पहले किसकी कुटाई करेंगे, इंद्र की करेंगे। इंद्र भागेगा भगवान की रक्षा में, शरण में, पहले भागेगा ब्रह्मा के पास कि भैया बचा लो, फिर ब्रह्मा एडवाइस देंगे कि जिस हिसाब से वरदान मिला है उसके अकॉर्डिंग वो भेजेंगे, अच्छा ये आप महेश के पास चले जाओ, ये आप विष्णु के पास चले जाओ। तो अधिकतर विष्णु के पास जाते थे, फिर विष्णु क्या करते थे, रूप धारण करते थे और फिर उसका न करते थे। और फिर इंद्र बच जाता था, फिर वो गुणगान करता था, फिर अपने सिंहासन में पहुंचा, फिर चालू हो जाता था, उसकी फिर लंका लगती थी। ये था इंद्र के साथ। और साधुओं के साथ क्या था, उनके साथ कुछ गलत हुआ, गुस्से गुस्से में श्राप दे दिया, फिर बाद में उसको क्या करते थे, लौट आते थे। लेकिन गांधारी ने श्राप नहीं लौटाया था, गांधारी ने श्राप नहीं लौटाया था। गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह से मैंने अपने बच्चों की मृत्यु देखी है, तुम अपने पूरे कुल की मृत्यु देखोगे और तुम्हारी भी मृत्यु होगी। ये गांधारी का ही श्राप था। और जब कृष्ण सो रहे थे तो एक तीर आके उनके पैर में लगता है, जो एक वो जो होते हैं ना हिरण को मारने वाले शिकारी, वो चला था, क्योंकि उसको वो तो अंगूठा चमक रहा होता, तो उसे लगा ये शायद वो है डियर। और तुम लोगों को एक चीज और पता नहीं होगी, शायद बता देता हूँ, कृष्ण किसके अवतार थे? विष्णु के, आई थिंक 9th अवतार थे। और सबसे 8वें अवतार थे, फिर 9वां कौन है वे? ओह, टोटल 10 अवतार बताते हैं, 10 11, ठीक है, कितने भी हो, बहुत सारे हैं, ठीक है, हटाओ, जो भी अवतार रहे हो। और सबसे पूर्ण जो 36 से 36 घोड़े लेके आए थे, वो कौन थे? सिर्फ कृष्ण थे। राम 34 घोड़े लेके आए थे, क्योंकि राम में मक्कारी छल कपट नहीं था, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। लेकिन कृष्ण में छल कपट था ही। हाँ, छल कपट, और बड़े वो भी थे चस्कीले, बहुत ज्यादा वाइफ थी। राम की तो चलो एक ही वाइफ थी, है ना, इनकी तो गर्लफ्रेंड भी बहुत सारी थी, औरों की पत्नियां भी थी, ठीक है। इसको अलग ही मजा पड़ता है अस्ता को। क्या बोल रही है अब? क्या बोल रही, क्या बोल रही? हाँ, तो क्या हुआ थे, हर गुण लेके आए। तो जब वो रामायण में राम बन के आए थे, तो आपको याद है कि छुपके से किसको मारा था राम ने? बाली को मारा था। और एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन,
तो उन्होंने कहा था कि इस जन्म में तो बाली तुम मुझे नहीं मार पाओगे, अगले जन्म में मार देना मेरे को। तो वो जो शिकारी था जिसने तीर चलाया था वो कोई और नहीं, वो बाली ही था। बाली का दूसरा जन्म था। समझ गया बात को? चलिए, तो ये छक्का हो चुका है ना? तो अब इसने माफी माफी मांगी, तो उसको दया की, फिर वो कहता है ठीक है, या तो तुम रहो छक्के, या अगर कोई तुम्हारे नपुंसकता ले सकता है, अगर तुम्हारी कोई ले ले तो वो उस पर ट्रांसफर हो जाएगी। खुश हो गया। सबसे पहले किसको अप्रोच करेगा ये? अपने बड़े बेटे को। बड़े बेटे का नाम क्या था? पुरु। बड़ा बेटा था इसका। और पुरु ही क्या था? गद्दी का अधिकारी था। आया ना? लेकिन सॉरी 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 सॉरी, पुरु छोटा था। पुरु छोटा था। याति सेंगेस्टन एंड कंट्रीब्यूशन, हाँ, ये पुरु छोटा था, यदु बड़ा था। यदु बड़ा था। यदु बड़ा था, ठीक है? यदु बड़ा था, ठीक है? तो पहले का ये बड़े बेटे के पास, इसका नाम क्या था? यदु। और यदु राजा बनने पे था। क्यों? बड़ा बेटा जो राजा बनता है। यदु से कहा कि बेटा मेरा श्राप व्राप ले लो, तुम छक्के हो जाओ, यदु कहता है साले बुड्ढे, खुद की तो अय्याशी कर ली, अब मेरी जबानी बर्बाद करने पर तो लाए। यदु मना कर देता है। फिर वो जाता है पुरु के पास। पुरु छोटा होता है और आज्ञाकारी बेटा होता है। पुरु कहता है कि हाँ पापा आप मेरे को दे दो, खुद छक्का हो जाता है। अब बाप सही हो गया, बाप फिर चालू हो गया, है ना? वो नहीं माना, वो फिर चालू हो गया। लेकिन फिर उसको रियलाइज हुआ, अपनी गलती रियलाइज हुई उसको कि यार ये मैंने क्या किया, मैंने अपने बेटे की, मतलब अपनी खुशी के लिए मैंने अपने बेटे की जिंदगी क्या कर दी? नर्क बना दी। तो वो क्या करता है? पुरु से अपना श्राप वापस ले लेता है, खुद छक्का हो जाता है, और पुरु को क्या बना देता है? राजा बना देता है। और यदु फिर गुस्सा हो जाता है, क्यों? राजा तो मुझे बनना था। तो वो फिर यदु को बोलता है कि तूने अपने बाप की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसकी सजा ये है कि अब तू राजा नहीं बनेगा। और फिर गुस्से में और ये श्राप दे देते हैं इसको कि तू तो छोड़, तू तो राजा बनेगा ही नहीं, और तेरे पूरे वंश में कोई राजा नहीं बनेगा। और यदुस का जो वंश था वो वंश कहलाया यादव वंश। तो यादवों की शुरुआत कहां से हुई है? कहां से हुई है? यदु से। और इसीलिए देखना, आप कृष्ण राजा थे ही नहीं। द्वारिका के राजा, आप कहते हो ना कि द्वारिका किसकी थी? कृष्ण की। ऐसे तो बोलते द्वारका किसकी थी? कृष्ण की कहते हैं ना, गलत है। द्वारका कृष्ण की थी नहीं, द्वारका थी बलराम के ससुर की। जब मगध पे आक्रमण किया था तो ये दोनों भागे थे, कृष्ण भी भागे थे और बलराम भी भागे थे। फिर ये पहुंचे थे द्वारका, और द्वारका में राज कर रहे थे एक आदमी, कोई था नाम उनका। तो फिर वो उनकी बेटी से शादी कर लेते हैं बलराम, और फिर वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं। तो फिर कृष्ण भी वहां पे शादी करते हैं और उसके आसपास भी शादी करते हैं, ऐसा। ठीक है? तो कृष्ण राजा थे ही नहीं, पर चूंकि कृष्ण फेमस बहुत है ना, इसीलिए। ठीक है, चलो। हाँ, और यदु का वंश यादव कहलाया। और जो ये पुरु है, इनका वंश आगे चल के, आई थिंक ये पुरु ही वो बनते हैं आगे चल के, कुरु। पुरु ही अपना नाम क्या होता है इनका? शायद इनका ही नाम बनेगा, या फिर इनके वंश में कोई बने, या फिर यही बने। समझ गया ना? मतलब ऐसा कि ये जिस भूमि को जोतेंगे, एक भूमि होती है, वहां पे जगह होती है, खाली जगह होती है, हरियाणा में करके, तो वो खाली जगह होती है, ठीक है? हाँ, तो वो बंजर होती है, उस पर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो वो अपनी मेहनत से, पसीने से उसको जोतते हैं, और उसमें उसको कैसे कर देते हैं? वो उपजाऊ कर देते हैं। इस चीज से भगवान खुश हो जाते हैं और उसको वरदान देने आते हैं कि बताओ। तो वो पुरु कहता है कि जितनी जितनी मैंने ये भूमि जोती है, जितनी भूमि जोती है, तो उन्होंने कहा कि इस भूमि पे जो भी मरेगा उसे क्या प्राप्त हो? स्वर्ग प्राप्त हो। मतलब मेरे वंश का कोई भी व्यक्ति अगर इस भूमि पे मरता है तो उसे क्या प्राप्त हो? स्वर्ग प्राप्त हो। और उसने ये भी बोला कि अब तो, फिर उन्होंने ये भी बोला कि कुरु, फिर उनका नाम कुरु हो जाता है। बोलते हैं कि जितनी भूमि तुमने जोती है, तो ये भूमि जितनी जोती है वो तुम्हारे नाम से क्या कहलाएगी? कुरुक्षेत्र। और महाभारत का युद्ध कहां पे हुआ था? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में जितने भी लोग मरे थे उनको क्या प्राप्त हुआ था? स्वर्ग प्राप्त हुआ था, इंक्लूडिंग दुर्योधन। इन सबको स्वर्ग प्राप्त हुआ था डायरेक्ट, लेकिन पांडवों को स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ था। पांडवों को स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ था। पांडव में सिर्फ युधिष्ठिर को प्राप्त हुआ था। पांडव में सिर्फ किसको प्राप्त हुआ था? युधिष्ठिर को। अरे सुनो, तो उसकी कहानी ऐसी है कि जब ये लोग 6 लोग जर्नी पे निकलते हैं, 6 नहीं 7 लोग निकलते हैं जर्नी पे।
हाँ, जब इनकी वो हो जाती है ना, बुढ़ापा आ जाता है, तो ये लोग कहते हैं चलो अब हम हिमालय चलते हैं। कि जर्नी पे निकलते हैं 7 लोग, और 7 लोगों में जितने पाप किए हैं उसके हिसाब से वो मरते हैं। अब बताओ सबसे पहले कौन मरा होगा? द्रौपदी। सबसे पहले द्रौपदी मरी, फिर नकुल, सहदेव, अर्जुन, और फिर भीम भी मरा। और स्वर्ग तक कौन पहुंचा? मात्र युधिष्ठिर और वो एक कुत्ता। फिर चूंकि यमराज ने कहा कि युधिष्ठिर, तुम स्वर्ग में तुम्हारा अलाव है, लेकिन हम इस कुत्ते को नहीं आने दे सकते। ये कुत्ता मरा नहीं है, कुत्ता मरा नहीं है, और यहाँ पे मर के अलाउ है। तो वो बोल देते हैं कि मैं भी तो नहीं मरा, पर मेरे को भी अलाउ कर रहे हो, पर तुम्हारी बात अलग है। तो उन्होंने कहा मैं स्वर्ग में तभी आऊंगा जब ये कुत्ता आएगा, वरना मैं नहीं आ जा। मतलब वहां पे भी उन्होंने अपनी धर्म का वो दिया। तो फिर इसलिए उनको फिर अलाउ किया गया, और फिर उनको दिखाया जाता है कि उनके जो भैया और जो पत्नी थी उनको बढ़िया नर्क में तल रहे थे, उनको नर्क में पनिशमेंट मिल रही थी। और फिर क्या होता है, जब उन्होंने फिर ये देखा कि दुर्योधन और कौरवों को तो क्या मिला है, स्वर्ग मिला है, तो वो मतलब फिर कंफ्यूज हो गए। और फिर बाद में क्या होता है कि जब इनकी सजा पूरी हो जाती है पांडवों की, फिर इनको भी अल्टीमेटली फिर क्या दे देते हैं? स्वर्ग दे देते हैं। ठीक है, चलो। इसके बाद कुछ कैरेक्टर्स में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ययाति देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, पुरु देखने को मिलेगा, देवयानी देखने को मिलेगी, द वाइफ ऑफ ययाति एंड डॉटर ऑफ सेज शुक्राचार्य, शी प्लेस अ पिवटल रोल इन ट्रिगरिंग द कर्स एंड रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजायर, रिवेंज एंड जस्टिस। फिर कौन मिलेगा? शर्मिष्ठा मिलेगी, अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टर हु चैलेंज द सोसाइटिकल नॉर्म्स एंड लव ट्रायंगल विद ययाति एंड देवयानी। ठीक है, यानी जो ययाति थी, ययाति था, उसकी पत्नी और इसकी लवर, इनमें वो है। इसके बाद चित्रलेखा, ये कौन थी? ये पुरु की वाइफ थी। समझ गए? चलिए, चलो यहाँ तुगलक से हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है।